एवरीवन, गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही इवनिंग में वीडियो किया है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड समझ में आएगा। आज हम DSML का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, और इसको हम शॉर्ट में जो है EDA के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे पेपर में भी EDA का शॉर्ट फॉर्म में ही लिख के आता है। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से हमें ये पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स को फाउंड आउट करना, और जैसे कि जो भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके बाद जो यूज़ किया जाता है उसको प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब उसमें एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये एनालिसिस डेटा है। और ये कच्चे जो भी मतलब डेटा होते हैं जो भी जस्ट करंट में यूज़ किए जा रहे होते हैं उनको भी ये एनालिसिस करता है एंड रिलेशन और इम्पॉर्टेंट फीचर को भी समझने में मदद करता है एंड उपयोगी जानकारी को अच्छे से पहचान सकते हैं EDA का यूज़ करके। एग्जांपल में जैसे कि अगर कोई अनदर कंपनी है लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो प्रीव्यू में सबसे ज़्यादा जो मतलब ज़्यादा संख्या में जिस कंपनी का ब्रांड परचेस या फिर ख़रीदा गया होगा ज़्यादा कस्टमर के द्वारा, तो उसको हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से ईयर में, कौन से मंथ में और कौन से वीक में किस प्रोडक्ट की ज़्यादा बेची गई है। ठीक है, ऐसे ही एक्सप्लोरर डेटा को हम एक सिंटेक्स के टाइप में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या होता है EDA, एंड इसको हम फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम EDA का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे जैसे कि पहले जो है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने बहुत सारे जो है प्रोटोकॉल्स को पढ़ा था एंड समझा था, वैसे ही इसमें भी जो हमारा है वो देखो, पहले हम प्रॉब्लम्स को फाउंड आउट करते हैं एंड इसके बाद हमारा एरो डेटा एंड इसके बाद हमारा एनालिसिस एंड इसके बाद जो भी करने के बाद छोटे छोटे जो पार्ट्स में मॉड्यूल्स को तैयार करते हैं एंड इसके बाद कंक्लूज़न कि हाँ एकदम परफेक्टली चीज़ें मैनेज हो गई हैं कि नहीं, इनको हम देखते हैं। एंड अगर इसका हम बेसिक टूल देखें तो बेसिक टूल हमारा क्या होता है, कॉमन बेसिक टूल हमारा जो होता है प्लॉट्स, इसके पॉइंट्स में आएंगे हमारे, जो कि प्लॉट्स को हम कहते हैं एक चार्ट होता है, मतलब जैसे हम लोग ने मैथ्स में पढ़े थे ना, ऐसे करके ग्राफ वगैरह टाइप में कि किसकी कितनी ज़्यादा, यहाँ पे 100 लिखते थे, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, या फिर हम लोग ऐसे 10, 20, 30 ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैसे ही इसमें करते हैं। एंड इससे हमारा जो भी डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड या कॉन्फ़िगरेशन होता है उन्हें समझने के में काफ़ी आसानी होती है। ऐसे टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, तो टाइप्स ऑफ प्लॉट्स में हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम, ये मेनली हमारे पेपर में भी आता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम न्यूमेरिकल डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, मतलब जो भी यहाँ पे ये रेंजेस यहाँ पे दी हुई हैं इनको यहाँ पे शो करेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में। एंड यह डेटा को छोटे छोटे बिन्स में बांटा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, ये ऐसे 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 करके, ठीक है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 एट्सेट्रा, आप कुछ भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या होता है, सेकेंड इसका ऑप्शन जो कि बेसिक टूल में आता है। स्कैटर प्लॉट हमारा क्या होता है, स्कैटर प्लॉट भी एक ग्राफ होता है, ये भी हमारा जो है ग्राफ के अकॉर्डिंगली ही यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच संबंध को छोटे 2 डॉट्स के माध्यम से समझाया जाता है और दिखाया जाता है। और बार प्लॉट इसका तीसरा पार्ट, पहला हमारा क्या हो गया प्लॉट्स के टाइप, हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट, तीसरा हमारा बार प्लॉट। बार प्लॉट में क्या होता है हमारा, बार प्लॉट एक ग्राफ है, ये भी एक
ग्राफ है जिसमें कैटेगरिकल डेटा के अलग अलग मतलब डिफरेंट वर्गों को बेयर्स के रूप में दिखाया जाता है। मेन इसमें बेयर्स है, ठीक, जिसमें कोई वैल्यू ज़्यादा है या कोई वैल्यू कम, इन सारी चीज़ों का हम अच्छे से याद कर सकते हैं। और समरी स्टैटिक्स क्या होता है? ये हमारा होता है डेटा सेट, मतलब काउंट। इसके अंडर में हमारा आता है काउंट पार्ट, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। काउंट किसी भी डेटा सेट में कुल कितनी एंटिटीज़ या वैल्यू में मौजूद है उनकी संख्या को दिखाता है, या हमें बताता है कि कौन से यूज़ हम डेटा यूज़ और कितनी मतलब कितने बड़े कॉलम्स रो का यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये हमारी रो है, ये हमारे कॉलम है। जैसे यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो यहाँ पे टोटल 4 कॉलम और 1 रो, 2 रो, 3 रो और 3 रो हो गई, ठीक। इनको निकाल के यहाँ पे हम बताया जा सकता है। एंड मीन हमारा क्या होता है? मीन जो है मतलब मीन के अंदर हमारा मीन हमने आपको पहले ही बताया था। एंड इसके बाद जो कि ये इसमें जो होता है वो सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू को निकाला जाता है। पहले जो भी हमारी वैल्यू पहले दी होती है उनको हम काउंट कर लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकाल दिया जाता है। ये हमारा मीन होता है। और ये जो मीडियन होता है, इसमें वह वैल्यू होती है जो डेटा को 2 बार बराबर हिस्सों में बांटती है, जो बराबर हिस्सों में बांटती है। जब सभी वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग मतलब कि छोटे से बड़े और बड़े से छोटे ऑर्डर के फॉर्म में दिखाया जाता है, तो यह सेंट्रल टेंडेंसी को बांटता है। टोटल नंबर एट टोटल नंबर इवन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए 5, 7, 9, 11, 12। अब यहाँ पे हमारी मतलब कि सारी क्या है, यहाँ पे हमारी ऐसी संख्या है जो कि ज़्यादातर यहाँ पे हमने इवन वैल्यूज़ का भी यूज़ किया है और ऑड का भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ ये कितनी 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ 5। एंड यहाँ पे हम 5 का आधा 2.5 होता है, ठीक। और इसके अगर अकॉर्डिंग मतलब हमने क्या कहा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे हमारा 3 हो सकता है। एंड 3 पे वैल्यू हमारी कौन सी 9, तो ये हमारी यहाँ पे इसका 9 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी मीडियन निकल जाएगी, ठीक। ऐसे ही हमारा मोड मॉडल होता है, जो रिपीटेड वैल्यू होती है वही मोड वैल्यू कहलाती है। इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में रिपीटेड, ठीक है। और यहाँ पे 10, 20, 10, 20, 30, 10, तो यहाँ पे 1 2 3 10 का यूज़ ज़्यादा हुआ है, तो ये हमारी वैल्यू होगी 10। और इसको मैं इसको 3 लिख सकता हूँ क्योंकि ये 3 बार आया है। और मिनिमम क्या होता है? डेटा सेट में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, मतलब मिनिमम इतना तो आप लोगों को पता ही है, और मैक्सिमम भी पता है कि जो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। और रेंज भी पता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी पता है। और जो हमारा फिलॉसफी ऑफ ईडीए होता है, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीटीयूपी एंड फेवरेट ईडीए। एंड ये अंडर टू फिलॉसफी ऑफ ईडीए, जो कि हमारा स्टेट ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया हुआ था। ये यहाँ पे हम डेटा को मतलब कैसे एनालाइज करते हैं, पहले कलेक्ट करके फिर उसमें जो भी चीज़ें हमारी फॉर्म में होती हैं उन्हें विजुलाइज करते हैं, एंड प्रेडिक्ट होती हैं नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने भी आपको यहाँ पे डिफाइन की थी।
और अब हम जो है इसके बारे में बताएंगे फिलॉसफी ऑफ पीडीए क्या होता है। इसमें जो है क्या होता है, एक तरीका है जिसमें हम बिना किसी पूर्व धारक से देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम जान सकें कि डेटा के कौन से पैटर्न्स रिलेशनशिप या एरर छिपे हुए हैं। मतलब इस पे हम कॉमनली ये देखते हैं कि पैटर्न और रिलेशनशिप, एरर फाउंड आउट, इससे हमारा ये होता है। ठीक, शॉर्ट वे में याद कर सकते हैं, जिसमें हम अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स डेटा, जैसे कि इसको हम सिंटेक्स के रूप में यहाँ पे देखें, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम द डेटा and impart and inspect the data and handle missing data। मतलब जो भी हमारा मिसिंग डेटा होता है उसे हम हैंडल कर सकते हैं, हैंडल करते जो भी हमसे छूट जाते हैं। जैसे कोडिंग में कोई भी अगर चीज़ छूटे तो वहाँ पे हमें वार्निंग दी जाती है। ऐसे परफॉर्म डेटा ट्रांजेक्शन, ट्रांसमिशन, हैंडलिंग, आउटलाइन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। कैरेक्टर्स ऑफ ईडीए क्या होता है, विजुलाइजेशन बेस्ड, यहाँ पे हम ग्राफिकली टाइप में समझ सकते हैं, विजुलाइजेशन बेस्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा दूसरा आ सकता है, पन्ने की बचत नहीं कर रहे हैं, बस आप लोगों के टाइम को हम बचा रहे हैं, इसलिए शॉर्ट वेब में लिख रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो है विजुलाइजेशन में क्या होता है, ईडीए में ग्राफ और चार्ट्स, जैसे कि हिस्टोग्राम जो कि हमने अभी आपको पीछे बताया था। हिस्टोग्राम हमारा काहे में आता है, प्लॉट्स में, और प्लॉट्स में आता है स्कैटर था, इन सारी चीज़ों में जो प्लॉट्स के अंदर हमारा हिस्टोग्राम आता है। ठीक, और यहाँ पे हम ईडीए में ग्राफ और चार्ट्स जैसे कि हिस्टोग्राम, एक्सप्लोट, स्कैटर प्लॉट्स का यूज़ किया जाता है। मतलब ये ईडीए के ही सारी रेंजेस लिखी हुई है यहाँ पे, जो कि अभी हमने आपको पीछे डिफाइन किया था, और आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि जो चीज़ ग्राफ में होती है तो उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैथ्स के फार्मूले अच्छे से में आ रहे होते हैं तो हम काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है कि ईडीए को करने की कोई एक नियम नहीं होता, आप जैसे चाहें वैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नो रूल ऑफ एक्सप्लोर टू ऑफ ईडीए रूल। तो आप लोगों का 4 चैप्टर कंप्लीटेड and 5 chapter start। Chapter 5 शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ऑन शॉर्ट है आप लोगों का, ऑन शॉर्ट। और देखो इसमें जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा होगा, सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, इसमें में इनपुट आउटपुट दोनों पता होते हैं। इसमें सिर्फ इनपुट हम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दिया जाता है। वैसे ही सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग की अगर बात करें तो इसमें जो होता है यह एक प्रकार की मशीन लर्निंग है, जो कि सुपरवाइज लर्निंग के नाम से हमें पता चल रहा है। और यह एक प्रकार की मशीन तकनीक है जिसमें हम एक एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, मतलब एक एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं और हमेशा लेवल डेटा के साथ इसे इनपुट और आउटपुट दोनों पहले से ज्ञात होते हैं। मतलब ये लेवल डेटा होता है,
सॉरी लेबल डेटा होता है। इसी के कारण हमें यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों पता होते हैं, ठीक। और जो होता है इसमें एल्गोरिथम पैटर्न को सीखते हैं और फिर नए इनपुट पर सही आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब न्यू एल्गोरिथम सीखो और प्रेडिक्ट करो। जैसे टेक्नोलॉजी के अनुसार नई चीज़ों को अपडेट करते चलो माइंड में और चीज़ों को और ज़्यादा इन्हांस करो। और ऐसे ही हमारे यहाँ जहाँ पे साथ में आउटपुट डिफाइन होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट टेबल है, 3 कॉलम है, नेम। जैसे कि हम लोग के बोर्ड में BTUP का रिज़ल्ट हम लोग जो कि 2026 लास्ट सेमेस्टर होगा, जहाँ पे 17 नंबर से पासिंग और फेल डिफाइन है। और इससे पहले जो हम लोग के बाद आए हैं बैच, उनका 20 नंबर पे फेल और पास है। तो यहाँ पे मतलब नेम और जो है मार्क्स और पास, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ भी एटसेट्रा ABCD, यहाँ पे मार्क्स इसके 17 हैं, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे ये P लिखा होगा, यहाँ पे F लिखा होगा। तो ये चीज़ हमें पहले से डिफाइन है। जैसे 100 में से आपके 33 आते हैं तो आप पास होते हैं। 100 में से आपके भी ऊपर लिखा जाएगा 33 आते हैं तो आप पास होंगे, एंड अगर 32 आते हैं तो आप फेल होते हैं, ठीक। ऐसे ही सुपरवाइज लर्निंग का अगर हम सिंटेक्स देखें, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। तो ऐसे ही मशीन लर्निंग यहाँ पे डिफाइन करेगी। यहाँ पे जैसे बहुत सारी, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए बहुत सारे पार्ट्स बने हुए से, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज़ें बनी है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर लिया जाएगा। और मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता दिया जाएगा कि मॉडल कंस्ट्रक्टर की हेल्प से एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, ठीक। जैसे यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे बताया जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक। ये इसके अकॉर्डिंग आसान रहता है कि इसके अंदर क्या डेटा मौजूद है। इससे हमें जो है मैनुअली वर्क नहीं ज़्यादा करना पड़ता है और टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है। वैसे सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ट्री, सम, रैंडम फॉरेस्ट, केएनएन एटसेट्रा, लीनियर, नॉन लीनियर, पॉलीमेम, ऐसे ही होते हैं। और डिसीजन ट्री में क्या होता है हमारा डिसीजन ट्री हमारा क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हमारा सम, ये सारी, और KNN, और ये सेकेंड पार्ट में रिग्रेशन में लीनियर, नॉन लीनियर, ऐसे ही। तो क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है कि यह एक सुपरवाइज लर्निंग है और कैटेगरी को बांटता है। इसमें आउटपुट हमेशा कैटेगरिकल होता है, जैसे कि कैटेगरिकल मतलब P या फिर F, पास या फेल। और डिसीजन ट्री क्या होता है हमारा, डिसीजन ट्री हमारा होता है यहाँ भी एक सुपरवाइज लर्निंग होती है, और इसका यूज़ हम क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। ये मेनली ट्री स्ट्रक्चर की तरह कार्य करता है, जहाँ प्रत्येक नोड डिसीजन को दर्शाते हैं, अंतिम लास्ट नोड को। की पॉइंट में क्या हो सकता है, की पॉइंट में हमारा हो सकता है रूट नोड, दूसरा हो सकता है डिसीजन नोड, तीसरा हो सकता है ब्रांचेस। जैसे कि रूट नोड हमारा क्या होता है, रूट नोड हमारा जो मेन होता है, डिसीजन मतलब कि उसके अकॉर्डिंगली होता है, और जो ब्रांचेस हमारी उसकी निकली होती है शाखाएं, पेरेंट्स जो चाइल्ड होते हैं। आप लोगों ने DSUC में पढ़ा होगा इसे। और लीफ डिसीजन नोड के नीचे जोड़े जाते हैं, एंड ऐसे ही। जैसे कि अगर हम एक ऑप्शन लें
वेदर का, तो हम वेदर में ये डिसाइड कर सकते हैं जैसे डिसीजन में कि ह्यूमिडिटी एक हो गया और एक हमारा हो गया क्लाउडली और एक हो गया हमारा वाइंड। ठीक, अगर वाइंड है तो मतलब बारिश नहीं होगी और हो भी सकती है। मतलब कि यहाँ पे डिसीजन लिया जा सकता है कि अगर ज़्यादा बारिश मतलब क्लाउडी ज़्यादा बादल होते हैं, हवा चल रही होती है तो बादल उड़ जाते हैं जिससे बारिश नहीं होती है। यहाँ पे डिसीजन और यहाँ पे ब्रांचेस से पता चल जाता है जैसे यस और नो, और ऐसे ही यहाँ पे भी। और डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस एंड एल्गोरिथम समझने में आसान, क्योंकि ये जैसे कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली या फिर हम लोगों ने पहले से पढ़ी हो या फिर उसे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाता है तो हम ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। मैं सोचने के तरीके जैसा होता है, सो मच कन्वीनियंट। ठीक, कम डेटा प्री प्रोसेसिंग की नीड और विजुलाइजेशन आसान। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ओवर फैटिंग होते हैं डिसएडवांटेज में, ओवर फैटिंग होते हैं। डेटा को हल्का बदलाव भी ट्री को बदल सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बनाते हैं पेरेंट्स, फिर यहाँ पे अगर हम इसको हटाते हैं, इसको हम रूट कर दें, यहाँ पे ABCDEF कर दें, अब हम ये यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे ये हमारे जो है एक लाइन से नहीं चलेंगे तो इनको भी हमें बदलना पड़ेगा। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर किसी भी एक ट्री में बदलाव किया जाता है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन सम, ये भी एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग है जो मेनली यूज़ क्लासिफिकेशन बिट। इसका यूज़ एल्गोरिथम के लिए भी होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं की पॉइंट्स ऑफ सम सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम या लेवल के साथ काम करता है। हाइपर प्लान या एक ऐसा डिसीजन बाउंड्री को डाटा अलग करता है। सपोर्ट वेक्टर वे डेटा जो हाइपर प्लेन के सबसे नज़दीक होते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे आप है कर्नल ट्री, नॉन लीनियर डेटा को लीनियर बनाने के लिए सम टेक का यूज़ करके लीनियर प्रोवाइड RBF कर्नल लीनियर नॉन लीनियर दोनों प्रकार के डेटा पर काम कर सकता है। ये इस ग्राफ को हम समझे तो जैसे कि यहाँ पे क्लास A क्लास B है, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे डिवाइडेशन पार्ट है ये हमारा एक्सपेरिमेंटरी है, और यहाँ पे हमारा जो है तो यहाँ पे बताया गया था सपोर्ट वेक्टर, ये हो गया, ये है सपोर्ट वेक्टर, यहाँ पे डिफाइन था ये यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर, और ये हमारा DV। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक प्लान जो भी हमारे इसके यहाँ पे डिवाइडेशन के पार्ट के पास में है, ये हमारे क्या होंगे सपोर्ट वेक्टर, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पे जैसे कि मार्जिन दी होती है डिवाइडेशन के लिए, तो उसके पास में जितना भी होगा वो हमारा सपोर्ट वेक्टर, क्योंकि ये इसे सपोर्ट कर रहा है, ये इसके ज़्यादा नज़दीक में है। यहाँ पे थ्योरिकल फॉर्म में हमने पढ़ा था। ठीक, उसके अकॉर्डिंग, और ये सपोर्ट वेक्टर एक इधर होगा, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, मतलब पार्ट A में एक पार्ट B में, एंड ये यहाँ पे डेटा पॉइंट्स, और ये जैसे कि सारे पार्ट्स जो भी एक ब्लॉक्स के हो गए ये भी एक ब्लॉक के हो गए। ठीक, सपोर्ट वेक्टर मार्जिन प्लान। और यहाँ पे K-मींस क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है एल्गोरिथम जिसका यूज़ डेटा को सिमिलर ग्रुप C क्लस्टर में बांटने के लिए किया जाता है। इसमें हम डेटा को इस तरह बांटते हैं कि एक क्लस्टर के अंदर के पॉइंट्स एक दूसरे से अधिक मिलते हो, मतलब क्लस्टर में जितने ज़्यादा एक दूसरे से अधिक मिलते होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, डिस्टेंस कम नहीं हो और असाइन किया जाता है क्लस्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक ही प्रकार के हैं तो उन्हें एक पार्ट्स में रखा गया, अगर ये जो है ये एक टाइप के हैं तो इनको एक पार्ट्स में रखा गया है। ठीक, क्लस्टर की संख्या K से चुनी जाती है, जैसे K = 1, K = 2 और K = 3।
डेटा में से के रैंडम पॉइंट्स को चुना जाता है। ये इनिशियल सेंट्रलाइज कहते हैं। हर डेटा पॉइंट्स को हम सेंट्रलाइज के पास क्लस्टर के असाइन करो, जितना कम हो उतना इंक्लूसिव होता है। और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में समझें तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम समझें यहाँ पे तो आएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर हम समझें यहाँ पे तो जैसे कि डेटा पॉइंट आपको दूसरा पेज यूज़ किया। जैसे यहाँ पे डेटा पॉइंट 80 डेटा पॉइंट और आपको अच्छे तरीके से बताया ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। डेटा पॉइंट ध्यान नहीं दिया मैंने। और यहाँ पे हमने ले लिया 1,1 2,1 4,3 5,4 ठीक। तो यहाँ पे हमने K1 और K2 लिया। जैसे हमने कहा था क्लस्टर को कहाँ से कैसे डिफाइन किया जाता है। और तो हमारी सेंट्रलाइज वैल्यू ये होगी और ये जो हमारी सेंटर में दिए हैं। और बी डेटा पॉइंट कौन सी हो गई? बी डेटा पॉइंट हमारी जो है बी ए, जैसे कि सेंट्रलाइज को हम C1 और C2 से डिफाइन करते हैं तो हमारी ये होगी और ये होगी। और इसका फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके अकॉर्डिंग जो भी हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, जैसे कि सेंट्रल वैल्यू हमारी C1 है तो ये वाली हमारी हो गई 1 ठीक। एक ही हमारी इधर की C1 जैसे 1,1 और 5,4 x1 y1 x2 y2 ठीक। तो ऐसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो है ओ माय गॉड यार, और ऐसे यहाँ पे 1 ये पे जो पूरी आप वैल्यू निकाल देंगे तो हमारी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी 18 वैल्यू इक्वल टू इसका यहाँ पे 4। ठीक, हमारा इतना फॉर्म में आ गया। एंड ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट भी निकालेंगे और आप निकाल लेना अपने आप, देख लेना आपका जो भी आए, क्योंकि इसके जितने भी सारे पार्ट्स को यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा और काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर हमने जैसे यहाँ पे ये था 2143 तो इसका हम यहाँ पे करें तो इसका भी हमारा x1 y1 इक्वल टू 2,1 x2 y2 इक्वल टू 4,3 ठीक, ये आ गया। और यहाँ पे CD मतलब सेंटर वाली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है x2, तो यहाँ पे हमने x1 माना तो यहाँ पे हमारी x2 आएगी ये, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा माइनस जाएगा 3 में से 2 तो 2 2 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर ठीक। यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा आएगा 4 + 4 8, और यहाँ पे अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट आएगा, यहाँ पे इसका आ गया 2 ठीक। ऐसे ही हम और भी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे जो कि हमने अभी यहाँ पे ये बताई आपको। ये थोड़ा सा मुझे जो है थोड़ा
डाउट लग गया, इसलिए मैंने आपको पूरे क्लियर फॉर्म नहीं बताया, बट भैया मुझे जहाँ अभी क्लियर होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। और सॉरी फॉर दिस बिकॉज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें। बट मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू दी हुई थी, तो हमने यहाँ पे आपको ये वैल्यू बता दी है, बस सेंट्रल आई वैल्यू नहीं बताई है। यहाँ पे ये वाली और ये वाली का यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। और ऐसे ही हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है, जो कि ये हो गई। देखिए आप देख सकते हैं हाउ डज सम वर्क, सब लिख देंगे डायग्राम वाला, जैसे कि हमने बनाया था अभी और बताया था मैंने आपको। और हमारा नेक्स्ट आता है KNW। आप यहाँ पे देख सकते हैं KN एल्गोरिथम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेप 1 में क्या होता है, डेटा सेट तैयार करते हैं। ट्रेनिंग डेटा सेट में सभी डेटा पॉइंट्स के फीचर और उनकी क्लासेस लेवल होनी चाहिए। स्टेप 2 टेस्ट पॉइंट्स को पहचाने और वो नया पोस्ट जिसे क्लास पॉइंट डिस्टेंस निकालें। थर्ड में है एंड ये इसका फार्मूला, और ये रही, ये आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा रोका हुआ है जिससे आप पढ़ने से आसानी से। और ये देखिए आप यहाँ पे इसके एडवांटेज हो गई है, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ये सॉर्ट ऑन सॉर्ट है। इसको हम जितना ज़्यादा कम चीज़ों में डिफ़ाइन करें उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये पेपर के रिवीजन के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांटेज में सिंपल और आसान होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये आता है डेटा अनुमान नहीं लगाया सकता है, इसमें लगाया जा सकता है एटसेट्रा। एंड आप इसके नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं एडवांटेजेस के, इनके सिंपल और इजी और नो एसम्पशन, डिसएडवांटेज लो और सेंसिटिव ऑटोमाइट्स। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है हमारा, अनसुपरवाइज लर्निंग में एक प्रकार की मशीन लर्निंग है जिसमें डेटा को बिना किसी लेवल के यूज़ किया जाता है। यानी हमें नहीं बताया गया है होता है कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी मशीन पैटर्न में है। जैसे इनपुट रो डेटा फ्रूट्स बॉक्स, जैसे कि यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट जिस पे इनपुट आउटपुट, यहाँ पे एल्गोरिथम प्रोसेसिंग होता है। एप्पल है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है। जैसे यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिए, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स जितने भी होते हैं सारे, और फिर इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें ये डिफ़ाइन किया जाता है, बताता है कि यहाँ पे कौन सी, मतलब यहाँ पे कौन कौन से डेटा पुटअप है। एप्पल है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है। प्रोसेसिंग, क्योंकि हमें डेटा भी प्रोसेसिंग के बाद ही तो मिलता है। अगर हम किसी कॉपी को, मतलब किसी की कॉपी के बीच के पन्ने को अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, उसे हम पहले राइट डाउन करते हैं, फिर उसे अगर हम एक अच्छे, मतलब स्टूडेंट जो भी होते हैं अच्छे टॉपर्स लोग, तो वो लोग पहले उसको जो है पढ़ते हैं, फिर उसे माइंड में रिपीट करते हैं, फिर सोचते हैं अगर उसी, जैसे कि आप ऐसे टेक्निकली में आप ले लीजिए, हाँ, जैसे एक रिज्यूम हमने बनाया और उसको हम पहले बनाते हैं ना पहले, फिर जब हम जाते हैं तो हम देते हैं, जो भी हम दुकान पे जाते हैं तो जब उसे प्रिंट आउट निकालना होता है तो समझो जो बीच की प्रक्रिया हो रही होती है, जब रिज्यूम को प्रिंट के अंदर लगाया जाता है निकालने के लिए, पेज को लगाया तो उसके बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो हमारा पेपर निकल रहा होता है तो उसमें प्रोसेसिंग करके मतलब आ रहा होता है ना, ऐसे ही डेटा को जैसे हम एनालाइज करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग, ये चीज़ें होती हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, क्लस्टरिंग के मेन, क्लस्टरिंग डेस्टिनेशन बेस्ड क्लस्टरिंग, मेन पे फ्रूट क्लस्टरिंग, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है क्या, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से पेज के अकॉर्डिंग दिखा दिया, जिससे आपके पास सोर्स नहीं है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा आता है ये नेक्स्ट पार्ट, इनपुट ले आउटपुट ले, ये सारी चीज़ें।
एंड ऑटो इनकोडेड न्यूरल नेटवर्क, जैसे कि न्यूरल मेरे हम लोग माइंड में होता है, तो न्यूरल ये वाला नहीं है, बायो वाला न्यूरल बता रहे हैं। न्यूरल मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा तो आप समझ सकते हैं। तो अगर हम लोगों को चोट लगती है तो पहले हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक काम करता है, उसे झटका लगता है, इसलिए हमें पता चलता है कि हाँ हमें चोट लगी है। हमारी माइंड में जो नसें होती हैं उनके अकॉर्डिंग में चीज़ें पता चलती हैं कि मतलब कोई अगर हमें चिटकी भी काटता है तो वो भी हमें इसके ही द्वारा पता चलता है। जैसे ऑटो एन्कोडेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स नेटवर्क होता है जो इनपुट डेटा को कंप्रेस करता है, फिर उसी डेटा को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे रिकंस्ट्रक्टर करता है। यह प्रक्रिया डायमेंशनलिटी को घटाने के लिए यूज़ होती है। इनपुट आउटपुट फीचर हो गए, नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करता है, लेबल की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटो इनकोडर को डिसीजन के लिए यूज़ किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन काफ़ी होता है। और यहाँ पे इनपुट के लिए आप देख सकते हैं इनपुट डेटा इनकोडर, रिकॉन्स्ट्रक्टर, डिकोडर, फीचर रिडक्शन, और यहाँ पे टर्मिनेट एंड टेक्स्ट मोड, हैंड एंड टोन। नोड को 1 सेकेंड पर डेटा में ट्रांसफ़र के लिए लेयर को भेजने में मदद करता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे नोड 1, यहाँ पे नोड 2, यहाँ पे जैसे कि डेटा को कौन किससे अटैच्ड है और कौन सा डेटा कहाँ पे है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ये इसका फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पे हमें बेसिकली ये होता है, यहाँ पर आपका रो डेटा आता है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट की जानकारी डाल रहे हैं, जैसे आपके मार्क्स, यह लेयर सिर्फ डेटा लेती है और कोई प्रोसेस हिडन लेयर जैसे मार्क्स डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये पता चलता है कि बच्चा पास है या फेल। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंड आपका आता है फीचर सिलेक्शन, फिल्टर मेथड, फ्रॉम मेथड, इंडेड मेथड, और ये आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस, पीसी जो है यूनिवर्सिटी को उसमें से जैसे फ्यूचर पीसी बनाती है, ठीक। ए भी हो गया, और ये आपका ग्राफ जैसे कि बढ़ते हुए गया और घटते हुए, मुख्य बातें पुराने फीचर को मिला कर। अब ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ी है तो काफ़ी आसान रहेगा अगर आप यहाँ पढ़ते हैं। आई होप कि आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया होगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा चैप्टर है 6 और 5 चैप्टर अभी मुझे भी बेसिकली अच्छे से नहीं तैयार है, इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, और मुझे भी शायद पढ़ना है। तो मैं आपको 5 चैप्टर अगर आप रिकमेंड करेंगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छे, मैं आज पढ़ के कल आपको अच्छा वीडियो बना के दे दूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ा इशू आ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा नहीं पढ़ पा रही हूँ। और मेरा पेपर भी है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, डेट्स में 13 तारीख को है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। आप लोगों को हम 6 चैप्टर भी पढ़ा दें। तो ये रही 6 चैप्टर 6। एंड कोई भी गलती तो आप लोगों में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी फ्रेशर हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों को एक्सप्लेन करना, बट मैं अपने आप को भी समझाने की कोशिश करती हूँ। तो 6वां चैप्टर ये रहा आप लोगों का, जैसे कि सोशल ग्राफ एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ पे हम बताएंगे आपको सोशल ग्राफ इसमें मोस्ट है। सोशल ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, सोशल ग्राफ क्या है। सोशल ग्राफ एक कनेक्शन, जैसे कि सोशल ग्राफ में जैसे कि आप इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम में जैसे कि अगर आपका कोई एक आप ये आपका बडी, तो अगर आप इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जब ये एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके जितने भी दोस्त होते हैं वो आपके सजेशन लिस्ट में शो होने लगते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सोशल ग्राफ। और ऐसे ही कई सारे होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर,
अदर। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है? बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है? जैसे कि नोड, वर्टेक्स। ग्राफ में प्रत्येक व्यक्ति, यूज़र या इकाई को एक नोड कहा जाता है। एस फेसबुक हर यूज़र एक नोड है। एड्स लिंक टू नोड्स के बीच का संबंध लीनियर में दर्शाया जाता है। ट्री ऑफ सोशल ग्राफ जैसे कि ए पी सी ये इसके ठीक। डायरेक्ट ग्राफ क्या होता है? ट्विटर, जैसे कि ट्विटर है डायरेक्ट ग्राफ। डायरेक्ट ग्राफ क्या होता है? ये हेडिंग है जो कि मोस्ट है। तो इस ट्विटर ग्राफ क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हमने ट्विटर, जैसे कि विराट कोहली, ठीक, ये क्रिकेटर है। तो अगर यहाँ पे अगर हम इसे रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये भी हमें रिप्लाई मतलब बैक करेगा, तो फॉलो बैक करेगा, बट ऐसा इसमें नहीं है। तो ये हमारे क्या होती है? डायरेक्ट ग्राफ, जिसे हम सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें दोबारा फीडबैक मिले ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है बैटॉन ग्राफ होता है, दो नोड्स के बीच रिलेशन के साथ कई मात्रक मान वैल्यू वेट जुड़ा होता है। ये जो होता है वेटेड से ही आपको पता चल रहा होता है कि हमें रेंजेस का पता चलता है 60, 10, 50। क्लस्टरिंग ग्राफ क्या होता है? क्लस्टरिंग ग्राफ क्या होता है? क्लस्टरिंग ग्राफ हमारा क्या होता है? ये ऐसी तकनीक है जिसमें किसी ग्राफ के नोड्स को पर क्लस्टर में बांटा जाता है, मतलब क्लस्टर में डिफाइन किया जाता है। इनमें जुड़े हुए हाईली इंटरेस्टिंग क्लस्टर होते हैं ग्रुप नोड, जैसे कि ए बी सी, जैसे यहाँ पे ये हो गया डी ई जी एफ, ठीक। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे ना, ये हमारा इससे अटैच्ड है ए सी बी, ठीक। ये हमारा एक चैन है, तो डी ई एफ जी, जो आसानी से डिफाइन हो, ये हमारा क्लस्टरिंग ग्राफ होता है। और डायमेंसिटी क्या होता है? डायमेंसिटी क्या होता है? डायमेंसिटी क्या होता है? रिडक्शन एक ऐसी तकनीक है जिनके माध्यम से हम सेट में मौजूद फीचर कॉलम में वेरिएबल के वैल्यू को घटा सकते हैं, डेटा को वेरिलाइज करना और उस पर मॉडल बनाना, ठीक। फीचर सिलेक्शन, फीचर मेथड, रैपर मेथड, एम्बेड मेथड एटसेट्रा। और आपका ये रहा सेवन चैप्टर में आप पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में क्या पढ़ेंगे? जैसे प्राइवेसी इन डेटा साइंस, तो प्राइवेसी इन डेटा साइंस DS, ठीक, सॉरी, प्राइवेसी इन डेटा साइंस में क्या होता है हमारा? चैप्टर 7 DS, मतलब कि when we collect to data as like मोबाइल एप्लीकेशन, वेब या सोशल मीडिया से, तो डेटा को सिक्योर की सुरक्षा और यूज़ का तरीका प्राइवेसी का हिस्सा होता है, मतलब डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखना। और इम्पॉर्टेंट ऑफ प्राइवेसी, इसमें क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रीडम, ये हो गया, ठीक। इसकी चैन बना लें। मेंटेनिंग यूज़र ट्रस्ट और लीगल कन्वीनियंस। और ये मेंटेनिंग यूज़र ट्रस्ट, जैसे कि प्रोटेक्टिव पर्सनल में क्या होता है? हमारा यूज़र लोकेशन, हेल्थ, बैंकिंग डेटा यूज़ होता है। अगर सुरक्षित नहीं है तो गलत भी यूज़ किया जा सकता है।
ठीक, अगर हमारे फ़ोन को मतलब कि जैसे कि अगर हम ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिन पे हम क्लिक कर देते हैं, इससे हमारा मोबाइल पूरे तरीके से दूसरे के पास एक्सेस चला जाता है। इससे हमारी चीज़ें जो है लैग हो सकती हैं एंड लीक हो सकती हैं, सॉरी। एंड ऐसे ही लीगल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि कई देशों में प्राइवेसी से जुड़े कानून, असेसमेंट, आईटी एक्ट, यूरोप या जीडीपीआर होते हैं। कंपनियों को नहीं मानता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता है, मतलब मानना पड़ता है। अगर नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें जुर्माना देना पड़ जाता है। मेंटेनिंग यूजर ट्रस्ट, जैसे कि अगर चीज़ें ज़्यादा मेंटेन रहती हैं, टाइमली रहती हैं, तो फिर हम चीज़ों को ज़्यादा आसानी से उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एनोनिमाइजेशन, ये क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति की पहचान बताने वाली मशीनें जानकारी जैसे कि नाम, पता, नंबर, कोड को स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने नेम, प्लेस रखा और हमने इसको एक कोड के फॉर्म में किया है, तो कोई नहीं जान सकता जैसे कि हमारा नाम क्या है या फिर क्या है। ऐसे ही हमें डेटा माइनिंग, एक्सेस कंट्रोल एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं। सिक्योरिटी इन डेटा साइंस, जैसे कि डीएसए, ये भी आप पढ़ लेंगे, हमने हेडिंग बता दी आपको। सिक्योरिटी टेक्निक्स, जैसे डेटा इंक्रिप्शन, विशेष कोड में चेंजेस ताकि कोई अनविदित ना कर सके। एक्सेस कंट्रोल, डेटा मिसिंग, आप ये लास्ट में पढ़ सकते हैं एंड इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अब हमारी डीएसएमएल पूरी होती है। एंड आई नो कि मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैंने पूरा एफर्ट्स दिया है, क्योंकि मुझे भी चैप्टर ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, इस वजह से मैंने क्लियर तरीके से बता पाई है। स्पेशली 5 चैप्टर एंड 7 चैप्टर का काफ़ी ईजी है, क्योंकि इसमें आपको प्राइवेसी के बारे में और उसकी टेक्निक्स के बारे में ही बताना है। तो ये चैप्टर तो काफ़ी ईजी है, सिर्फ आपको चैप्टर 5 अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा और अच्छा चैप्टर है। एंड 6 चैप्टर भी काफ़ी ईजी है। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड आई होप कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स if you like to my video, and thank you so much for visiting my channel, and I will wait to your message what you give to feedback to on my experience and like a fresher, and thank you so much.